गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंस ट्रिक विद आराधना में स्वागत है। चलिए, आप लोगों को हम क्या बता रहे थे, तो आप लोगों को हम गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा में जो ये आंतरिक सज्जा वाला पोर्शन है, मैं इसको ही पहले कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें से मैंने बहुत सारे चैप्टर को क्लियर करा दिया है। चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें मैंने कला के सिद्धांत, कला के तत्व, गृह संज्ञा में रंगों का महत्व, ये वाला पढ़ा रही हूँ। डिजाइन, रचनात्मक सजावटी, प्रकाश व्यवस्था बचा हुआ है, और पुष्प व्यवस्था जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ख़त्म कर दिया है। ये सजावटी वाला पढ़ाने के बाद मैं प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर, जो भी एक दो टॉपिक बची है मैं सारा क्लियर कर दूंगी। आप लोग को मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, इसमें से सारे चैप्टर क्लियर कराऊंगी। उसके बाद फिर मैं किधर जाऊंगी, तो जो पहला स्टार्टिंग है ना, गृह प्रबंध व्यवस्था, उत्प्रेरक प्रक्रिया, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते, रहन सहन, फिर ये फैमिली के 2 चैप्टर, इसको कंप्लीट करवा दूंगी। फिर देखूंगी सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक करके आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी। इसीलिए मैं आप लोगों को, इसलिए मैं बहुत लेट स्टार्ट करी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम पढ़ने का जिम्मा ली हूँ आप लोगों के साथ, तो कम से कम पढ़ के बुक तो ख़त्म ही कर दूँ। इसलिए मैं आप लोग को एक एक दिन में 3-3, 4-4, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को देती हूँ। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते। तो मैं आपको क्या बता रही थी, डिज़ाइन के बारे में बता रही थी। डिज़ाइन क्या होती है, तो मैं बताई थी कि डिज़ाइन क्या है। तो डिज़ाइन क्या होती है, तो मैंने कहा था कि बस ये कला है। कला मतलब डिज़ाइन वो कला या नमूना है, जिसको क्या होता है, अव्यवस्थित चीज़ को व्यवस्थित तरीके से रखना ही क्या है, तो वही कला है, उसी को कला कहते हैं। और आपने डिज़ाइन पढ़ना था, तो डिज़ाइन अंग्रेजी शब्द है, जिसका हिंदी होता है, आपको पता है क्या होता है, तो नमूना कहते हैं। और नमूना का निर्माण कैसे होता है, तो आपको मैं बताई थी, रेखा, 2 बिंदुओं के बीच बहाव रेखा होता है, रेखा को मिला करके आकार बनता है। विभिन्न आकारों के मिलाने से उसके मतलब संतुलन का ध्यान रखने के आधार पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ या आकार बनाए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक दृश्य, ज्यामितीय आकार, सजावटी डिज़ाइन, विभिन्न तरह के डिज़ाइनों का प्रयोग किया जाता है। फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई थी, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि सरल शब्दों में अगर कहें तो डिज़ाइन क्या है, तो रेखाओं, आकार, आकृति, रिक्त स्थान, रंग एवं बनावट की व्यवस्थित, सुंदर एवं कलात्मक रूप प्रदान करना ही डिज़ाइन है। मैंने बहुत बढ़िया से ये सब चीज़ें आपको समझा दी थी। फिर बताया था कितने इनके तत्वों का कौन कौन उपयोग किया था, तो आप बताया था रेखा का उपयोग करके फिर आकार बनता है, फिर रंगों का एक तालमेल बैठा के समायोजन करके रंग भरते हैं। ठीक है, 3 से 4 रंग के बाद क्या है, तो निषेध है किसी भी कम में, मतलब किसी भी रंग भरने की कोई डिज़ाइन बना के उसमें 3 से 4 रंगों का ही प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। फिर आपको मैं बनावट मतलब टेक्सचर के बारे में बताई थी, और मैं एक बात और बताई थी कि अगर विचार आ जाए कहीं ऑप्शन में, और अगर सबसे सही ऑप्शन जो आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप विचार से मतलब उसमें हिचक रहे कि टिक लगाए कि नहीं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि विचार भी इसमें आता है। विचार को यहाँ पे योजना बनाने से लिया गया। किसी काम को करने से पहले या कोई रेखा, आकार, नमूना, आकृति, कोई भी कुछ बनाने से पहले आप क्या करते हैं, तो अपने मन में एक विचार बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। फिर उसी को क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसी को एक रूप, काल्पनिक मस्तिष्क से बनाते हैं और उसको बाहर एक मूर्त रूप दे देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आकार, डिजाइन, कुछ भी कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप मन में योजना नहीं बनाएंगे तो वो क्या होगा, तो वो सही ढंग से क्या होगा, वो बन नहीं पाएगा। मतलब वो जो आपने उद्देश्य, जो मतलब उस कला, डिज़ाइन, सजावट को लेके जो आपने एक उद्देश्य बनाया, अगर उसको आप पैटर्न न बनाए, पेपर पे ड्राफ्ट न बनाए, या उसको मस्तिष्क में काल्पनिक न बनाए, या उसके लिए जो चीज़ों की आपने ज़रूरत है वो चीज़ें, योजना ही तो है चीज़ों को लाना, खरीदना, रखना। अगर आप ये सब न करके और डिज़ाइन बनाने लगे, तो क्या होगा, आपका डिज़ाइन मतलब जिस उद्देश्य से आप बनाना चाहते हैं वो सही नहीं बन के तैयार होगा। फिर मैंने आपको डिज़ाइन के प्रकार बताई थी, जिसमें ये भी बताई थी कि गृह सज्जा में 2 का ज़्यादातर प्रयोग होता है, जिसमें से रचनात्मक एवं सजावटी है। वैसे डिज़ाइन के अनेक प्रकार है। प्राकृतिक डिज़ाइन मैंने बताया था क्या होता है, ज्यामितीय डिज़ाइन क्या होता है, जिसमें आपने ज्योमेट्रिकल मैथ पढ़ी होगी, जिसमें तो आपको पता है रेखा, आकार, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके जो किया था। सूक्ष्म डिज़ाइन बताया था, जिसे एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन भी कहते हैं। इसमें कलाकार की कोई भूमिका नहीं होती, अपने मन से उसमें उसकी कोई मतलब उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, वो स्वच्छंद होता है, उसका जो मन करे वैसे वो आकार रूप देता है। इसमें देखने वाले के ऊपर डिपेंड है कि उसको उस चीज़ में, उस आकार में क्या चीज़ देख रहा है, उसको किस हिसाब से क्या लग रहा है। रचनात्मक डिजाइन को क्या कहते हैं, तो रचनात्मक डिजाइन होते हैं जिसमें क्या होता है कि आप इसको क्या करते हैं, पहले इसका ड्राफ्ट बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, मतलब पेन, पेपर, पेंसिल में एक साधारण सा ड्राइंग भी हो सकता है। किसमें, रचनात्मक डिजाइन में। इसमें
किसी वस्तु, कागज, स्थान, वस्त्र, लकड़ी आदि पर भी कहीं पर भी बनाए जाते हैं। उसके बाद सजावटी आती है। सजावटी क्या होता है? तो ये रचनात्मक सजावटी डिज़ाइन जो होता है ना, वो रचनात्मक डिज़ाइन का क्या होता है? आधार रचनात्मक डिज़ाइन ही होता है। लेकिन सजावटी डिज़ाइन का आधार क्या होता है? तो रचनात्मक डिज़ाइन ही होता है। और रंगों रेखाओं की मदद से सजावटी डिज़ाइन बनाई जाती है। रंगों और रेखाओं की मदद से सजावटी डिज़ाइन बताई जाती है। मैंने ये सब चीज़ आपको बता दी थी। फिर मैंने रचनात्मक डिज़ाइन, तो मैं ये चीज़ नहीं बताई थी शायद कि रचनात्मक डिज़ाइन क्या है और कैसे। यहाँ से मुझे आप लोगों को बताना था शायद। देखिए चैप्टर है कितना बड़ा, तो चैप्टर छोटा सा, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, चैप्टर खत्म करने का उद्देश्य रखते हैं। रचनात्मक डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। इसमें रचनात्मक डिज़ाइन को इसलिए लाया गया क्योंकि ऊपर लिख के क्रिया व्यवस्था में बस दो मुख्य रूप से प्रयोग होती है, जैसे रचनात्मक और सजावटी। अगर आपका मन करेगा तो मैं और सब, अगर दिया नहीं होगा तो मैं किसी और बुक में देखूंगी, दिया है तो मैं वो सब भी आपको बता दूंगी, लेकिन पहले इस बुक को ख़त्म कर देते हैं। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है। रचनात्मक डिज़ाइन वह डिज़ाइन है जिसमें रेखाओं, आकारों, रंगों, बनावट एवं विचारों का प्रयोग करके वह उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान करके बनाया जाता है। यह डिज़ाइन मुख्यतः उपयोगिता की दृष्टि से बनाई जाती है। रचनात्मक डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये उपयोगिता को ध्यान में रखकर ये डिज़ाइन बनाई जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसमें सुंदरता गौड़ होती है। रचनात्मक डिज़ाइन जैसे आप कह सकते हैं, आपने लकड़ी को काट के, लकड़ी को एक आकार देके एक चेयर बनाया, एक कुर्सी बनाया, अगर उसको इतनी सुंदर बना दिया, इतनी सुंदर बना दिया, लेकिन उसमें बैठने के लिए उस पर उछल के या कोई चीज़ रख के चढ़ना पड़ रहा है, तो वो क्या उसकी रचना आपने सही की है? तो आप बोलेंगे नो मैम मैंने सही नहीं की है। तो उसमें अगर सुंदर नहीं है, लेकिन वो आपको जैसे एक फाइबर की चेयर हो गई, उसमें भी बहुत तरह की चेयर आती है, तो कुछ चेयर ऐसी थी जो बैठने में बड़ी आराम लगती है, वहाँ बहुत सारी थी, खींच के इंसान जो आरामदायक होती है उसी को खींच के इंसान बैठता है या उसी पर जाकर बैठ जाता है, ठीक है। तो रचनात्मक डिजाइन में सुंदरता गौड़ होती है, सुंदरता बाद में आती है, पहले उसका उपयोग, पहले किस उपयोगिता की दृष्टि बनाई गई वो पहले आता है। जैसे आपने कोई बेड बनाया जिसपे बेड सोते हैं, उसको इतनी डिज़ाइन महीन, एकदम डिज़ाइन से सजा दिया, एकदम उकेर दिया, मतलब एकदम डिज़ाइन महीन महीन, मतलब बहुत ही महीन बारीकियों के साथ डिज़ाइन बना दिया, और बेड इतना छोटा बना दिया कि आपका आधा पैर बाहर रहता है, तो क्या उसका कोई महत्व है? तो आप बोलेंगे नो मैम उस डिज़ाइन का कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसकी जिस उपयोगिता के लिए उसे बनाया गया वो तो वो कर ही नहीं रहा है, उससे तो उसका फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है, तो उसकी सुंदरता का क्या काम? तो सुंदरता का इसमें कोई ज़्यादा योगदान नहीं है, वो गॉड है। लेकिन इसमें उपयोगिता किसकी? उपयोगिता की दृष्टि से। रचनात्मक डिजाइन क्या होती है? उपयोगिता की दृष्टि से बनाई जाती है। इसमें सुंदरता क्या होती है? तो आप बताएंगे मैम गॉड होती है। गोल्डस्टीन के शब्दों में वे डिजाइन जो आकार, रूप, रंग वे डिजाइन जो आकार, रूप, रंग एवं बनावट के माध्यम से बनाए जाते हैं, चाहे वे खुले स्थान में बनाए गए हों अथवा कागज पर बनाए गए हों, रचनात्मक डिजाइन कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे रचनात्मक डिजाइन होता क्या है। मतलब आप अगर पेपर पे एक पैटर्न भी बना रहे हो, ड्राइंग भी बना रहे हो, तो वो भी क्या है? रचनात्मक डिजाइन है। और रचनात्मक डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपयोगिता को ध्यान में रखकर बनाया जाना, सुंदरता इसमें गौड़ होती है, ठीक है। रचनात्मक नमूने सजावटी नमूने के आधार होते हैं। रचनात्मक नमूने जो होते हैं, जो सजावटी नमूने के आधार होते हैं, मतलब अगर बेड आपने नहीं बनाया तो सजाएंगे क्या? घर नहीं तैयार किया, ईट रख करके एक आर्किटेक्चर से डिज़ाइन बनवा के अगर घर आपने नहीं तैयार किया, तो उसके जो फ्लोर पे या उसके ऊपर जो छत है उस पर डिज़ाइन कहाँ बनाएंगे? जो आपको डिज़ाइन बनानी है अब कहाँ बनाएंगे जब आधार ही नहीं आप तैयार किए? तो जो रचनात्मक डिज़ाइन होती है वो सजावटी डिज़ाइन की क्या होती है? तो आधार होती है, ठीक है। उपयोगिता जो इसकी यूटिलिटी होती है कि दृष्टि से इसका महत्व स्थान होता है। उदाहरणार्थ मान लीजिए एक पलंग देखने में बहुत ही सुंदर एवं आकर्षण है, परंतु उसकी ऊंचाई 3.5 फीट, चौड़ाई 4 फीट और लंबाई 5 फीट है, जिसके कारण सोने में तकलीफ होती है। तो वैसा डिजाइन किसी काम का नहीं होता। यही चीज़ मैंने आपको भी एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। इसकी उपयोगिता भी नहीं है। इसी तरह एक मिक्सर, जूसर व ग्राइंडर बहुत ही सुंदर आकर्षण है, परंतु उसके फलों के रस निकालते समय अधिकांश रस जूस व्यर्थ पदार्थों के साथ आकर मिल जाते हैं या गिर जाते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? ऐसे ही कई उदाहरण दिए हैं, आप इस बात को समझ गए होंगे। रचनात्मक डिजाइन में बगैर उपयोगिता के सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। इसके विपरीत यह कचरे के समान ही होता है, जिसे कबाड़ियों को ही देना उपयुक्त रहता है। रचनात्मक डिजाइन बनाने के मुख्य आधार होते हैं वे निम्नानुसार, मतलब रचनात्मक डिजाइन का मुख्य आधार क्या होता है उसे बनाने के लिए? तो नंबर 1 है डिजाइन सादा व सरल होना चाहिए। डिजाइन कैसी होनी चाहिए? सादी होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। डिजाइन सुंदर होने के साथ उद्देश्यपूर्ण, इसमें मुख्य क्या है? तो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। डिजाइन की बनावट में उचित अनुपात होना चाहिए। डिजाइन
जिस चीज़ धातु या धातु से बनाई गई हो उसके लिए उपयुक्त तो होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये बात। ऊपर वर्णित बातों को ध्यान में रखकर रचनात्मक डिजाइन बनाने से वे सुंदर, आकर्षक एवं मोहक तो दिखते ही हैं, साथ ही उनकी उपयोगिता में भी वृद्धि होती। रचनात्मक डिजाइन की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। रचनात्मक डिजाइन की विशेषता, तो लिखा हुआ है कि डिजाइन सादा व सरल होना चाहिए। डिजाइन कैसी होनी चाहिए? डिजाइन सादी एवं सरल होनी चाहिए। एक मिनट आप लोग होल्ड करिए, मैं बस जस्ट आती हूँ। तो लिखा है कि डिजाइन सादी एवं सरल होनी चाहिए। डिजाइन शुड बी सिंपल। रचनात्मक डिजाइन का सजावट से संबंध नहीं होता। यह जितना अधिक सादा व सरल होगा इसकी उपयोगिता उतनी ही अधिक होगी। वर्तमान समय में सादगी पर अधिक बल दिया जाने लगा है क्योंकि सजावटी सामग्रियों की देखरेख, साफ सफाई, रख रखाव अत्यंत ही कठिन एवं साध्य, और आजकल सबके पास इतना समय नहीं है। आजकल देखिए एकदम प्लेन बेड, प्लेन हर चीज़ क्या है, उतनी सजावटी नहीं, सजावटी वगैरह जैसे नहीं एक ट्रेंड आता है वो पारंपरिक चीज़ों में चली जाती है। अगर बहुत ज़्यादा सजावटी है, बहुत ज़्यादा कढ़ी है, या बहुत लकड़ी पे कोई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बनी, तो वो जैसे नहीं, मतलब इसका फैशन नहीं है, ऐसे कहते हैं इसका क्रेज़ नहीं, इसका फैशन अभी नहीं है। तो वही बात है कि वर्तमान समय में सादगी पर अधिक बल दिया जाने लगा है क्योंकि सजावटी सामग्रियों की देखरेख, सफाई, रख रखाव अत्यंत ही कठिन एवं साध्य कार्य है। आज की भागदौड़ एवं संघर्ष भरी व्यस्ततम जिंदगी में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि नक्काशीदार वस्तुओं की साफ सफाई देखभाल में अपना अमूल्य समय नष्ट करे। बर्तन की खरीदारी करनी हो या सोफा की या पलंग की। ठीक है, मैं फटाफट पढ़ती हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी। एग्ज़ाम की भी सुगबुगाहट हो रही है कि पता नहीं एग्ज़ाम होने वाला है कि क्या, कुछ आयोग का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ। बनवाया या मेज, फूलदान खरीदा हो अथवा अन्य कोई चीज़, लोगों की पहली मांग यही होती है कि डिज़ाइन देखने में सादा परंतु सुंदर एवं आकर्षक हो ताकि इनकी देखभाल, साफ सफाई करना आसान हो। अधिक कटावदार व नक्काशीदार वस्तुओं में धूल, गंदगी, मिट्टी जल्द जम जाती है तथा मुश्किल से साफ होती है। एक नक्काशीदार कटोरी को ही लो, इसकी साफ सफाई करना कठिन होता है, साथ ही जूठन लगे रहने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए रसोई के बर्तन भी सादी डिज़ाइन के ही होने चाहिए। आप समझिए सादी डिज़ाइन क्या होती, मतलब ये रचनात्मक डिज़ाइन के कुछ तत्व हैं जिसे डिज़ाइन क्या हो, सादी और सरल हो। ठीक है, दूसरा नंबर आता है डिज़ाइन उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? रचनात्मक डिज़ाइन के अंतर्गत इन चीज़ों को देख रहे हैं। जी हाँ, रचनात्मक डिज़ाइन के अंतर्गत ही देख रहे हैं। डिज़ाइन उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। डिज़ाइन शुड बी ऑब्जेक्टिव्स। वही रचनात्मक डिज़ाइन सुंदर कहलाता है जो जिस काम के लिए बनाए गए हैं उसकी पूर्ति करता हो। उद्देश्यहीन डिज़ाइन व्यर्थ साबित होते हैं। इतना ही नहीं, ये घर में अनावश्यक स्थान घेरते हैं। इनका महत्व क्या होता है? शून्य होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पलंग गद्दा सोने में आरामदायक नहीं है तो उसका डिज़ाइन उद्देश्यहीन समझा जाता है। ठीक है, रचनात्मक डिज़ाइन का गलत प्रयोग करने से भी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है। उदाहरणार्थ, शयन कक्ष के डबल बेड को यदि बैठक कक्ष में रख दिया जाए तो वह उद्देश्यहीन हो जाता है। जैसे बैठक में क्या होता है, इंसान कुछ टाइम के लिए जाके बैठता तो चेयर वगैरह बैठता, क्या सो के थोड़ी किसी से बात करता, जो लिविंग एरिया होता है। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पे क्या हुआ, उसका कोई उपयोग नहीं। वो मतलब आपका जो सोने वाला रूम है जिसमें आप सोते हो, जो आपका रूम है उसमें वो उसका उपयोग, क्योंकि आप उसमें सोने जाते हो। ठीक है, तो वही कहा कि अगर आप उपयोग की दृष्टि से स्थान का भी प्रयोग नहीं करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, तो भी वो निरर्थक हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि इसे इस तरह से समझे कि आंखों के काजल को यदि होठ पर तथा होठों की लिपस्टिक को आंखों में लगाया जाए तो काजल एवं लिपस्टिक का उद्देश्य क्या कभी पूरा होगा? युवती क्या श्रृंगार करके सुंदर दिखेगी? उत्तर मिलता है नहीं। अतः डिज़ाइन सदैव उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि डिज़ाइन क्या होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। अगला है डिज़ाइन की रचना में उचित अनुपात हो। रचनात्मक डिज़ाइन की रचना बनावट, रंग, रूप, आकार, रेखा सभी में बेटा प्रांजल
उचित अनुपात एवं संतुलन में होना चाहिए। डिज़ाइन में अनुपात के लिए समानुपात के नियम का प्रयोग करना चाहिए। समानुपात का नियम समझ रहे हैं? जब आपको मैं तत्व पढ़ा रही थी, कला तत्व नहीं पढ़ा रही थी, जब मैं आप सिद्धांत पढ़ा रही थी तो उसमें प्रपोर्स था ना, पीवी मतलब कह सकते हैं प्रपोर्शन, बैलेंस, रिदम, इम्फेसिस और हार्मोनी। तो जो आपने प्रपोर्शन पढ़ा था उसी में समानुपात के नियम का प्रयोग किया जाता है, उसे ही इस नाम से भी जानते हैं। उदाहरणार्थ एक डबल बेड की, नहीं तो मैं आप चलिए अभी बाद में दिखा दूंगी, पहले कंप्लीट करती हूँ। एक डबल बेड की लंबाई एवं चौड़ाई 6 × 6 फीट होना इसका सही अनुपात होता है। देखिए ये सब कुछ चीज़ें हैं ना जो कि देख लेना चाहिए सरसरी निगाह से भी कि एक बेड की लंबाई चौड़ाई कितनी सही रहती है। तो 6 × 6 फीट ही क्या होती है, सही मानी जाती है। अब यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई 6 × 4 फीट या 4 × 2 फीट रखा जाए तो डबल बेड न होकर तख्त, चौकी अथवा बेंच दिखेगा, न कि डबल बेड। कारण स्पष्ट है कि इनके आकार में सही अनुपात नहीं है। प्रकृति स्वयं इस नियम की पालना करके ही सृष्टि की रचना की है। प्रकृति की प्रत्येक चीज में अनुपात देखने को मिलता है, इसलिए प्राकृतिक चीजें हमें अपनी ओर लुभाती हैं, आकर्षित करती हैं। नंबर 4 है डिजाइन उपयोगी होना चाहिए। डिजाइन शुड बी यूजफुल। रचनात्मक डिजाइन का निर्माण करते समय, यही इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है या मोटो, उद्देश्य, लक्ष्य कह सकते हैं, करते समय उसकी उपयोगिता पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यदि डिजाइन उपयोगी नहीं होगी तो वह व्यर्थ साबित होगी। उदाहरणार्थ यदि रसोई के लिए एक सिंक बनाई जाए परंतु उसका आकार इतना छोटा हो कि भोजन की तैयारी में बर्तनों को मांजने धोने में परेशानी हो तो वह सिंक उपयोगी नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन में उपयोगिता को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। डिजाइन सुंदर हो, डिजाइन शुड बी ब्यूटीफुल। डिजाइन शादी सरल उपयोगी होने के साथ ही सुंदर भी होना चाहिए। सुंदर वस्तुएं सभी को अच्छी लगती हैं। एक वस्तु भले ही उपयोगी हो परंतु यदि वह सुंदर नहीं हो, देखने में भद्दा, अनाकर्षक, बेजान, प्राणहीन लगता हो तो उसका उपयोग सज्जा में नहीं किया। मतलब बैलेंसिंग हो, अगर वो उपयोगी के साथ थोड़ी दिखने में भी ठीक ठाक हो। ठीक है, कहने का यही मतलब है। डिजाइन सामग्री के अनुकूल हो। डिजाइन शुड बी अकॉर्डिंग टू मटेरियल। रचनात्मक डिजाइन सामग्री के अनुकूल होनी चाहिए, अर्थात जिस सामग्री से जिन वस्तुओं का निर्माण होना उपयोगी एवं उद्देश्यपूर्ण होता है वही बनाना चाहिए। यदि वस्तु उसी सामग्री के अनुकूल नहीं बनाई जाएगी तो अनुपयोगी। डिजाइन सामग्री के अनुकूल हो मतलब आप जैसे चेयर बनानी है, अगर आप उसको कह सकते हैं कि लकड़ी की बना सकते हैं। आजकल फाइबर की चेयर बहुत लोकप्रिय है लोगों की, लेकिन अगर किसी धातु की चेयर हो, भारी सी, जो उठती न हो, सिंपल हो, सोवर हो, बैठने में भी आराम हो, लेकिन वो इतनी भारी हो कि एक जगह से दूसरे जगह खिसकाना मुश्किल हो, तो क्या वो सही होगा? तो आप कहेंगे नहीं, वो चीज़ सही नहीं है। तो वही चीज़ का डिजाइन सामग्री के अनुकूल होनी चाहिए। पलंग बनाने के लिए लोहा अथवा लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। यदि यही लोहा लकड़ी के स्थान पर कांच या मिट्टी के पलंग बनाए तो उपयोगी नहीं होंगे, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया। डिजाइन व्यक्ति की रुचि के अनुकूल हो। रचनात्मक डिजाइन बनाते समय व्यक्ति की रुचि एवं पसंद को भी ध्यान रखना आवश्यक है, तभी उस वस्तु का सही और पूरा उपयोग हो सकेगा। उदाहरणार्थ एक प्रौढ़ व्यक्ति जिसे शर्ट पैंट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, यदि उसे शर्ट पैंट ही सिलवाकर पहनने को दिया जाए तो वह उसके लिए अनुपयोगी हो जाएगा। सही बात है, डिजाइन व्यक्ति की रुचि एवं मतलब रुचि के अनुकूल। अगर किसी व्यक्ति को प्लेन बेड, सोवर, मतलब हल्के कलर का पसंद है, अगर उसे एकदम चटक रेड पेंट लगा के खूब ताम झाम लगा के उसके बेड में घंटी वंटी लगा के लाइट वेट लगा के दे दिया जाए, उम्र का ध्यान नहीं रखा, उसकी पसंद का ध्यान नहीं रखा जाए तो उसको क्या होगा? उससे वो इरिटेट होगा, उसको पसंद नहीं करेगा। ठीक है, कुछ दिन बाद यूज़ तो करेगा, लेकिन कुछ दिन बाद क्या करेगा? बदल देगा, या उसमें उसको परेशानी होगी तो क्या करेगा? वो उसको लाइक नहीं करेगा। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा? तो आप कहेंगे मैम रचनात्मक डिजाइन पढ़े, अब क्या बताने जा रहे हैं? तो हम सजावटी डिजाइन बताने जा रहे हैं। अभी आपको हम बताए थे कि जो रचनात्मक डिजाइन होती है वो सजावटी डिजाइन का आधार होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और रचनात्मक डिजाइन, सजावटी डिजाइन, गृह व्यवस्था में इन दोनों का ज़्यादा उपयोग होता है। आपने ये चीज़ पढ़ा है आगे। डेकोरेटिव डिजाइन, गृह सज्जा में सजावटी, जिसे अलंकारिक या सौंदर्यात्मक डिजाइन, डेकोरेटिव डिजाइन भी कहते हैं, का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह डिजाइन कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग रचनात्मक डिजाइन को सजाने में किया जाता है। इसकी सहायता से एक अति साधारण से रचनात्मक डिजाइन को भी अत्यधिक सुंदर, आकर्षण एवं अलौकिक बना दिया जाता है। दीवारों पर टांगे जाने वाले चित्र, मेज पर बिछाए जाने वाले मेजपोश, टीवी कवर, शोकेस में रखे जाने वाले कलमदान, कलात्मक मूर्ति आदि में सजावटी डिजाइन का उपयोग किया जाता है। देखिए कहाँ उपयोग किया जाए, इसको ध्यान रखिएगा। सजावटी डिजाइन में सुंदरता, कलात्मकता एवं आकर्षण पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। मतलब इम्फेसिस पे क्या किया जाता है? बहुत अधिक बल का मतलब इम्फेसिस दिया था। आपको बल बताए थे ना, बल कैसे देते हैं? किसी चीज़ को केंद्र में रख कर, मतलब जिस चीज़ पे बल देना उस चीज़ को मुख्य बनाइए और चीज़ों को गौड़ बना करके किसी चीज़ को बल दिया जाता है। ये चीज़ मैं आपको समझाई थी।
इसकी इनकी उपयोगिता वाले पक्ष को गौड़ ही रखा जाता है। सजावटी डिजाइन का आधार रचनात्मक डिजाइन ही होता है। देखिए ये चीज़ कई बार लिख रहा है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि सजावटी डिजाइन का आधार क्या है, तो रचनात्मक डिजाइन ही होता है। इसके अभाव में सजावटी डिजाइन का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जब आधार ही नहीं होगा तो सज्जा कहाँ किस पर की जाएगी। सजावटी डिजाइन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। रचनात्मक डिजाइन की खूबसूरती, सौंदर्यता एवं आकर्षण बढ़ाने के लिए जिन रेखाओं, आकृतियों, रंगों, आकारों, विचारों, बनावटी एवं अन्य सजावटी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है तथा वे सभी मिलकर रचनात्मक डिजाइन को सुंदर एवं अलौकिक, अद्वितीय, नैसर्गिक बनाते हैं, तो ये डिजाइन सजावटी डिजाइन कहलाती है। ठीक है, समझ गए। जैसे आप एक कुर्ती ले लिए, पहले आपने कपड़ा लिया, फिर आपने उसको क्या ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, फिर उसको आपने एक पैटर्न के आधार पे कटिंग की, तो आप क्या करें, रचना दे रहे हैं। एक प्लेन कपड़े को आप रचना दे के काट कर एक क्या बना रहे हैं, कुर्ती बना रहे हैं। मान लीजिए पहनने के लिए अपना एक समीज या कुर्ता तैयार कर रहे हैं, या वैसे तो वो प्लेन रहेगा, लेकिन अगर आप उसमें कुछ सजावट कर दिए, 2-3 बटन लगा दी, थोड़ा लेस लगा दिया या कुछ और बीट्स वगैरह लगा दी, तो क्या होगा, वो उसमें उसकी मतलब उस कुर्ती की सुंदरता में 4 चांद लग जाएगा। आधार क्या है, रचनात्मक, और सजावटी क्या कर रहा है, उसको सुंदर बना रहा है, आंखों को प्रिय लग सकती है। कलात्मक आकर्षण, सुंदरता बढ़ाने में सजावटी का योगदान होता है। बस इतनी सी बात है। गोल्डस्टीन के शब्दों में जिन रेखा, रंग या सजावट के अन्य उपकरणों का प्रयोग रचनात्मक डिजाइन को उच्च स्तर प्रदान करने के लिए किया जाता है तथा मतलब कहने का रचनात्मक डिजाइन को और सुंदर बनाने के लिए सजावटी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है तथा वे सभी मिलकर डिजाइन को उच्च स्तर प्रदान करते हैं, तो वह सजावटी डिजाइन कहलाती है। ठीक है, सजावटी डिजाइन का मुख्य उद्देश्य है सौंदर्य, आकर्षण और अलौकिक उत्पन्न करना। अब आप समझ गए होंगे दोनों का अंतर क्या है। सुंदर वस्तुएं सभी को सम्मोहित करती है। सुंदरता का पान हम सभी करना चाहते हैं। यह हमारे मन को आनंदित व उल्लासित करती है, आंखों को सुख, शांति एवं शालीनता पहुंचाती हैं। व्यक्ति कुछ क्षण के लिए अपने समस्त दुखों, तकलीफों, कष्टों को भूलकर असीम आनंद के सागर में गोते लगाने लगता है। इसीलिए सजावटी डिजाइन का उपयोग गृह सज्जा में किया जाता है ताकि घर के सभी सदस्य खुश एवं प्रसन्न रहे। एक साधारण सी शक्ल सूरत की स्त्री भी सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों को धारण कर अत्यंत सुंदर दिखने लगती है। इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आपका रूम है, आप देखते होंगे रूमों में बहुत सारी यूट्यूबर हैं या अब सब लोग के हाथ में मोबाइल है, देखते हैं जब वो जहाँ से अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करती, क्या होता है, एक सिंपल सा रूम होता है, उसमें बड़ी से लड़ियाँ लगा देती हैं, बगल एक वॉच रख देती है, एक मेज़ रख देती है, वही रूम वो रूम लगता है, नीचे कारपेट लगा देती, क्या होता है, वही रूम बहुत सुंदर लगता है, जैसे लगता है कि तो सबसे बड़ी बात इसमें आप 2 चीज़ पकड़ी। एक तो क्या, उसके मस्तिष्क में उसका क्या है, तो वो क्रिएटिव माइंड का है, सृजनात्मक, उसका दिमाग कैसा है, सृजन करने वाला, किसी चीज़ों का निर्माण कर सकता है, उसकी सोच में। ठीक है, कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग के अंदर होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। उसने क्या किया, प्लेन से रूम को या ख़राब से कमरे, लोगों को किचन भी देखे ख़राब रहता है, तो आजकल बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि टाइल्स टाइप का, स्टिकर टाइप का मिलता है, दीवार पे चिपका देते हैं। अपने क्या करते हैं, कहते हैं मतलब मेरा नया लुक मेरे किचन का देखिए, तो एक पुरानी सी दीवार को ऐसे वैसे करके बदल लेते हैं। तो क्या उनका माइंड, क्रिएटिव माइंड क्या करता है, उन चीज़ को बदलता है। वही चीज़ क्या होती है, जब पहले बदसूरत, ख़राब, वही किचन गंदा टूटा फूटा लग रहा था, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से क्या सजा ही तो रहे हैं, तो क्या वो वही सुंदर लगने लगा। वही कहते अरे ये पुराना वाला है, तुमने तो पूरा रूप ही बदल दिया अपने घर का। तो क्या किया, वो क्रिएटिव माइंड, वो सृजनात्मक दिमाग ने क्या किया, सजावटी चीज़ों का प्रयोग करके रचनात्मक डिजाइन को क्या किया, सुंदर बना दिया। अब आप समझ गए होंगे इस बात को। फिर आगे आता है, देखिए ध्यान से, कि जैसा कि हम जानते हैं कि सजावटी डिजाइन का प्रयोग सौंदर्य वृद्धि के लिए किया जाता है, अतः इसका निर्माण करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को मस्तिष्क में रखना आवश्यक है। नंबर 1, सजावट एक सीमा में की जानी चाहिए। ये बात भी सही है, सजावट क्या एक सीमा में। अब आपने एक कमरे को पकड़ा, यहाँ फूल लटका दिया, वहाँ झूमर लटका दिया, वहाँ कुछ और लटका दिया, वहाँ ये कर दिया, मतलब रूम को जब लाल पीला नीला बना दिया, कोई चीज़ को आपने मुख्य बनाया नहीं, मतलब एम्फेसिस, बल, किसी चीज़ पर आपने बल दिया ही नहीं, तो आपका रूम क्या होगा, वो आपको और एकदम आंखों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सजावट एक सीमा में की जानी चाहिए। डेकोरेटिव शुड बी एक लिमिट। ठीक है, सजावट एक सीमा में की जानी चाहिए। आवश्यकता से अधिक सजावट करने से मौलिक सुंदरता एवं आकर्षण भी नष्ट हो जाता है। इसमें मैं कह सकती हूँ ब्राइडल का मेकअप ले लीजिए, उसकी मौलिक सुंदरता अगर वो रियल में, लोग कहते हैं यार रियल में ही अच्छी लग रही थी, मेकअप करा के तो पूरी बंदरिया लगने लगी, कहते कि नहीं कहते, तो उसका जो उसकी मौलिक सुंदरता थी, जो उसकी प्राइमरी, जो रियल में उसको प्रकृति ने सुंदरता दी थी, उसकी सुंदरता क्या उस मेकअप के नीचे छुप गई। ज़्यादा सा फाउंडेशन, ज़्यादा सा प्राइमर, ज़्यादा सा कागज, आँखों में भारी सा मेकअप, वो क्या उसका जो रियल फेस, वो फेस लग ही नहीं रहा, तो उसकी जो मौलिक सुंदरता थी क्या हुई, उसको नष्ट हो गई सजावट के चक्कर में। समझ में आई बात आपको।
मैं ये सब एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ कि आप क्या होते हैं, ये सब चीज़ों से यूज टू होते हैं, आपके अगल बगल कभी अपने पे भी ये हुआ रहता है, तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, तो चीज़ें माइंड में क्या होता है, चलने लगती हैं, और क्या होती है, रिलेट करके आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। प्राणहीन एवं बनावटी दिखने लगता है किससे, जब आप एक्स्ट्रा किसी चीज़ की सजावट कर दें। मैंने ब्राइडल का लिया मेकअप, आप समझ गए होंगे। अति सर्वत्र वर्जते, मतलब जहाँ भी अतिशय, अति की हर जगह क्या है, मतलब वर्जित है। अति किसी भी चीज़ की अतिशय क्या होती है, हर जगह वर्जित होती है। इसका मतलब होता है अति सर्वत्र वर्जते। को सिद्धांत का पालन करते हुए सजावट की जानी चाहिए। आवश्यकता से अधिक सजावटी चीज़ें आंखों को चुभती हैं, मन को व्यग्रता उत्पन्न करती हैं। प्रकृति की प्रत्येक रचना में सजावट है, परंतु वह एक सीमा में हो, तभी प्राकृतिक दृश्य मनोरम, सुहावने व लुभावने लगते हैं। अत्यधिक सजावट से वस्तु को सुंदरता में वृद्धि तो कतई नहीं होती, परंतु उपयोगिता अवश्य नष्ट हो जाती है और वह केवल विलासिता की वस्तु बनकर रह जाती है। अतः आवश्यकता से अधिक सजावट मात्र धन, समय और ऊर्जा की बर्बादी है। नेक्स्ट इनका टॉपिक है, सजावट में पुनरावृत्ति नहीं की जानी चाहिए, मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। सजावट करते समय यह ध्यान भी जरूरी, सजावट में पुनरावृत्ति, रिपीटिशन नहीं हो। कोई भी सुंदर, कलात्मक एवं सजी हुई वस्तु को फिर से सजाने से उसकी सुंदरता, आकर्षण एवं सम्मोहक शक्ति नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, वस्तु अपनी मौलिक सुंदरता भी खो देता है, डिजाइन घिचपिच, अस्पष्ट दिखने लगती है। अतः सजावट में पुनरावृत्ति पूर्णतः निषेध समझा जाता है, मतलब अति भी निषेध, पुनरावृत्ति भी निषेध। इस चीज़ को याद रखिएगा, लिमिट होनी चाहिए, किसी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ की एक लिमिट, पुनरा रिपीट नहीं हो, हर चीज़ लिमिट में हो, कहने का यही मतलब। उदाहरणार्थ, यदि किसी फ्रॉक को सुंदर लेस, रेशमी धागे से कढ़ाई करके सजाया गया है, तो फिर उसकी सजावट पेंटिंग अथवा छपाई करके नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रॉक सुंदर नहीं दिखा, उसकी मौलिकता, सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार प्रिंटेड मेजपोस्ट में कढ़ाई नहीं सोपती। प्रिंटेड कोई कपड़ा है, जैसे आपने मार्केट से लाते हैं, ऑलरेडी उसमें प्रिंट है, अगर उसके ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो ना वो प्रिंट ही समझ में आएगा, ना एम्ब्रॉयडरी समझ में आएगी। लेकिन अगर कोई प्लेन कपड़ा लेके, वाइट कपड़ा, किसी भी रंग का कपड़ा, अगर आपने उसमें कंट्रास्ट, विपरीत रंग की कोई छोटी छोटी क्या की पेंटिंग कर दी है, छोटी छोटी कोई कढ़ाई कर दी, तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी ना, क्योंकि उसमें क्या है, पुनरावृत्ति नहीं है और एक लिमिट है। ठीक है, यदि किसी फ्रॉक को सुंदर लेस बता दिया मैंने। नेक्स्ट है, सजावटी पृष्ठभूमि के अनुसार होनी चाहिए। सजावट पृष्ठभूमि मतलब उसका जो बेस है ना, उसका बैकग्राउंड है, उसको ध्यान में रख के सजावट होना चाहिए। सजावट करते समय उसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान देना आवश्यक है। पृष्ठभूमि के अनुसार सजावट करने से ही डिजाइन शोभती है तथा उसकी आकर्षण एवं सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। हम जानते हैं कि सजावटी डिजाइन का आधार रचनात्मक डिजाइन है, आपको पता है, कई बार मैंने बता दिया। रचनात्मक डिजाइन के अभाव में तो सजावटी डिजाइन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर घर की नींव नहीं पड़ी, घर ईंट जोड़ के आपने नहीं तैयार किया, तो फिर आप इस पे क्या सजावट करेंगे, मतलब आप इस पे, आप कहाँ पे मतलब घर की फिनिशिंग करवाएंगे, कहाँ से अलग अलग रूम की पेंटिंग कराएंगे, अलग अलग कलर का प्रयोग करेंगे, कहाँ से रूमों में अलग अलग डिजाइन बनवाएंगे, वो चीज़ें आप कहाँ करेंगे, अगर आपका रूम ही, घर ही नहीं तैयार रहेगा। तो कहने का बस इतना सा अर्थ है इनका। सजावटी डिजाइन का आधार रचनात्मक डिजाइन ही है। रचनात्मक डिजाइन के अभाव में तो सजावटी डिजाइन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बिना सजावटी डिजाइन नहीं बन सकता, क्योंकि जब आधार ही नहीं रहेगा तो सजावट किस पर की जाएगी। कहने का मतलब, इसलिए सजावटी डिजाइन में रचनात्मक डिजाइन ही पृष्ठभूमि का काम करते हैं। यदि पृष्ठभूमि हल्के रंग की है तो सजावट गहरे रंग में की जानी चाहिए। अभी मैं आपको बताई हूँ, विपरीत रंग का प्रयोग करने से चीज़ें क्या होती है, लुभावनी लगती है। नेक्स्ट है, डिजाइन में परिवर्तन, फेरबदल करते रहना चाहिए। मतलब जो ऊपर कहा है, पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, फेरबदल करनी चाहिए, वही आप वहाँ से समझ लो, यहाँ भी आ जाओ। किसी भी वस्तु को सज्जा करते समय डिजाइन में फेरबदल, स्थानांतरण एवं परिवर्तन करते रहने से उसकी सुंदरता एवं आकर्षण में चार चांद लग जाते हैं। वस्तु का आकर्षण बढ़ जाता है। परिवर्तन से एक रस्ता निरस्ता, उबाऊपन दूर होता है, जीवन को नया आयाम मिलता है, हृदय प्रफुल्लित एवं प्रसन्न रहता है, साथ ही वस्तु के प्रति रुचि एवं आकर्षण बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। दिख रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट 5वां पॉइंट है, वस्तु के ढांचे के अनुरूप ही सजावट की जानी चाहिए। किसी वस्तु का ढांचा, खाका जिस तरह का है उसी के अनुरूप सज्जा की जाए तो ज़्यादा सुंदर लगती है और खिलती भी है। अन्यथा वस्तु बेढंगा, भद्दा, जीवनहीन एवं प्राणहीन दिखता है। उदाहरणार्थ, एक ऊंची छत वाले लंबे दरवाजे पर लंबी धारियों वाले पर्दे लगाए जाएंगे तो ये जरा भी नहीं अच्छे, क्योंकि लंबी लाइन जो होती है, खड़ी लाइन क्या ऊंचाई का आभास कराती है, प्रगतिशील का आभास कराती है। आपने देखा था ना, ऊंचाई का आभास कराती है, शौर्यता का
का आभास कराती है, जीवंतता का आभास कराती है। तो ऑलरेडी बहुत लंबी दीवार है, आप उस पर लंबी लाइन तो वो और ऊंची लंबी दिखने लगेंगी तो क्या होगा, भद्दा ही लगेगा। तो इसी प्रकार जैसे कोई लंबी लड़की है, अगर उसको खड़ी लाइन के कपड़े पहना देंगे तो और पता नहीं कैसी लंबी सी दिखेगी, खराब सी लकड़ी सी अगर पतली सी रहेगी तो वही चीज़ें। एक ऊंची छत वाले लंबे दरवाजे पर लंबी धारियाँ पर्दे लगाए जाते तो जरा भी नहीं शोभते, बल्कि इससे कमरे दरवाजे की लंबाई और अधिक दिखने लगती। इसी तरह एक दुबली पतली स्त्री को बिल्कुल चुस्त शरीर से सटे हुए वस्त्र पहनाए जाएंगे तो वे जरा भी नहीं शोभते, बल्कि उसमें उसका कंकाल नजर आता है। एक मोटी और नाटी स्त्री को बड़े बड़े फूलों वाले डिजाइन के परिधान नहीं सौंपते। ये सब पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। इससे उसका मोटापा एवं नाटापन और अधिक दिखता है, जिससे उसका व्यक्तित्व आकर्षण नहीं दिखता। एक काले रंग के व्यक्ति को काले अथवा गहरे रंग के परिधान नहीं खिलते, गोरे रंग के व्यक्ति पर गहरे रंग के परिधान सौंपते हैं। ये परिधान उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं। अतः ऊपर वर्णित उदाहरणों से स्पष्ट ज्ञात है कि सौंदर्य बढ़ाने में ढांचा फ्रेम का महत्वपूर्ण स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सौंदर्य बढ़ाने में ढांचा फ्रेम का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सजावट, 6 नंबर। सजावट वस्तु, स्थान तथा पदार्थ के अनुसार की जानी चाहिए। डेकोरेटिव शुड बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड मटेरियल्स। किसी भी सजावट करने से पहले उसके प्रकार एवं किस्म पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वस्तु किस चीज़ की, घुमा फिरा के देखिए एक ही बात कही जा रही है, कोई अंतर नहीं है। अगर आपने मेन उसका पकड़ लिया ना, ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर ले जाएंगे। किसी भी चीज़ की बनी यथा लकड़ी, लोहा, मिट्टी, पत्थर, स्टील, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पीतल आदि, इसे ध्यान में रखकर उसी के अनुरूप डिजाइन बनाना चाहिए। लकड़ी पर शोभने वाला डिजाइन पत्थर की वस्तु पर नहीं शोभता। इसी तरह जो डिजाइन मिट्टी के वस्तु पर शोभता है वह लकड़ी पर शोभा नहीं था। उदाहरणार्थ, जिस रंग व डिजाइन का उपयोग मिट्टी के फूलदान सज्जा के लिए किया जाता है, उसी का उपयोग मेज पर नहीं शोभता। यदि मेज को भी इसी रंग से आकार, डिजाइन, रेखाओं से सजाए जाएंगे तो तनिक भी नहीं शोभेंगे। कहने का मतलब सजावट वस्तु, आकार, पदार्थ के अनुसार करना चाहिए। अब इन दोनों में अंतर देख लीजिए। ये जो है ना, इसको मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। रचनात्मक एवं सजावटी अलंकारिक डिजाइनों में प्रमुख भिन्नता निम्नानुसार है। मैं इसको वैसे अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि एग्ज़ाम कब है, कुछ आजकल चल रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी सोच रही हूँ ख़त्म कर दूँ, नहीं तो मैं मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करती। वैसे उसमें एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज़ नहीं, आगे मैंने सारा चीज़ क्लियर ही कर दिया कि सजावटी और रचनात्मक में क्या फ़र्क है। अगर आप रचना किसी चीज़ को अगर आपने आकार नहीं दिया तो सजावट किस पे करेंगे, बस इसी एक बात को पकड़ लीजिएगा। आधार क्या है तो रचनात्मक है, सजावटी क्या है उसको सुंदर लगने के लिए उसको सजाया जाता है। अगर इसको आप प्रैक्टिकल के रूप में भी ले लेंगे ना, अपने ऊपर रख के, तो भी आप चीज़ें बहुत ही ईजी है, ये आप समझ रहे होंगे, सबको पता होगा। सजावटी डिजाइन को देखिए अलंकारिक भी कहते हैं। सब शब्द थोड़ा ध्यान दीजिए। रचनात्मक एवं सजावटी डिजाइन में अंतर। रचनात्मक सजावटी, नंबर 1, वस्तु की उपयोगिता पर अधिक बल दिया जाता है। सजावटी में क्या होता है, तो वस्तु की सौंदर्यता एवं आकर्षण पर अधिक बल दिया जाता है। नंबर 2 क्या है, डिजाइन सादा, सरल एवं कम आकर्षण होता है। डिजाइन अलंकारिक एवं सौंदर्यात्मक होता है। नंबर 3, सादगी के साथ ही मौलिक एवं वास्तविकता होती है। आवश्यकता से अधिक सजावट मौलिकता एवं वास्तविकता को नष्ट कर देती है। नंबर 4, रचनात्मक डिजाइन सजावटी डिजाइन के आधार होते हैं। सजावटी डिजाइन रचनात्मक डिजाइन के आधार नहीं होते, बल्कि इसी पर उनका अस्तित्व टिका रहता है। रचनात्मक डिजाइन के अभाव में सजावटी डिजाइन संभव नहीं। सब चीज़ें मैंने आप लोग को आगे ही बता चुकी है, ठीक है, तो समझ में सब आ रहा होगा आप लोग को, मुझे लगता है याद भी हो गया वो चैप्टर। रचनात्मक डिजाइन पर पुनः सजावट की जा सकती है। पुनः सजावट करने से वस्तु भद्दा, बेजान, अनाकर्षण एवं प्राणहीन दिखने लगते हैं। इस प्रकार को बनाने में कम खर्चा आता है, इसको बनाने में अधिक खर्चा आता है, समय अधिक लगता है, समय बर्बाद होता है, बजट ज़्यादा लगता है, ठीक है। डिजाइन बनाने में कम धन, समय व शक्ति नष्ट होती है, इसमें सब ज़्यादा होगा। डिजाइन बनाने हेतु वस्तु, स्थान व पदार्थ पर बहुत अधिक ध्यान देना जरूरी है। सजावट से पूर्व वस्तु के किस्म, प्रकार, पदार्थ, स्थान पर ध्यान दिया जाना आवश्यक, मतलब दोनों में ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वस्तुएं, पदार्थ, किस्म आदि पर ध्यान नहीं देने से आकर्षण एवं सुंदरता नष्ट होती है। हाँ, उपयोगिता अवश्य घट जाती है। वस्तु के प्रकार, किस्म, उपलब्ध स्थान आदि पर ध्यान नहीं देने से मौलिक सुंदरता एवं आकर्षण भी नष्ट हो जाता है। यह डिजाइन स्वयं एक ढांचे का निर्माण करती है। डिजाइन ढांचे के अनुरूप ही होती। कहने का मतलब जो रचनात्मक डिजाइन है ना, वो खुद रचनात्मक डिजाइन का मतलब किसी को रचना, किसी को आकार। मिट्टी का लोई है, उसको क्या करता कुम्हार,
धीरे 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 क्या होता है जिस पे बनाते हैं कुल्हड़ वगैरह, उस पे क्या करता है धीरे धीरे मिट्टी को मतलब सहारा देते देते क्या घड़ा बना देता है, अच्छी अच्छी सुराहियाँ बना देता है, अच्छे अच्छे दिया बना देता है। तो क्या हुआ, वो ढांचा देता है ना, तो ये वो डिजाइन है जो ढांचा देती है, किसी को रचना देती है। फिर उसके ऊपर क्या करता है, किसी ने लाल रंग का पेंट लगा दिया, कुछ वाइट वाइट, जैसे आप वो खरीदते हैं क्या कहते हैं करवा। देखिए वो मिट्टी का करवा भी लेते हैं ना, मिट्टी का करवा रहता है, देखिए उस पर क्या करता है मिट्टी का रहता है, मात्र उस पर लाल रंग की पेंटिंग, कुछ वाइट वाइट, कुछ डिजाइन दे देते हैं और उस पर लेस वेस लगा देते हैं, उसका दाम बढ़ा देते हैं। वो क्या किए रचनात्मक डिजाइन के साथ उस पर क्या सजावटी डिजाइन का प्रयोग किया, जो मुझे क्या किया अट्रैक्ट की। समझ आई बात आपको। यह पृष्ठभूमि तैयार करता है, यह पृष्ठभूमि के बाद धरातल की सज्जा करता है। पृष्ठभूमि का मतलब जैसे मिट्टी को करवा बनाया किसने, रचना ने, उन्होंने एक करवा की रचना दी है, उसमें एक ऐसे हल्की सी टोटी लगाए तो वो करवा कहने लगे हम उसका उपयोग करवा चौथ में करने लगे। लेकिन अगर वही मिट्टी का बस प्लेन मिट्टी का मार्केट में मिलता है, अगर उसी पे बस हल्का सा कलर करके कुछ लेस वेस लगा देते हैं, तो आप उस प्लेन मिट्टी वाले की तरफ आकर्षित होते हैं कि जान रहे कि दोनों क्या है, मिट्टी का ही बना, लेकिन आप अट्रैक्ट किसकी तरफ होते हैं, जो रंगीन होता है, जिस पे लेस लगी रहती है, उसका दाम भी हाई होता है। बस यही अंतर इसमें है, ठीक है। अच्छे डिजाइन की पहचान क्या है, जजमेंट ऑफ द गुड डिजाइन। किसी भी वस्तु को कलात्मक रूप प्रदान करने के लिए उसकी सुंदरता एवं आकर्षण में वृद्धि के लिए डिजाइन का श्रेष्ठ होना जरूरी है। एक अच्छा डिजाइन सभी को अच्छा लगता है, सुहाता है, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। यद्यपि कौन सा डिजाइन सुंदर है और कौन सा खराब, इसके बारे में निश्चित रूप से कहना बेईमानी है, क्योंकि एक डिजाइन जो व्यक्ति को बहुत सुंदर लगती, मेरे कहने का मतलब सुंदरता इंसान की आंखों में होती है, उसकी देखने में होती है, उसकी नेचर, उसकी प्रकृति कैसे, उसके अनुसार सुंदरता उसे लगती है। किसी लोगों को बहुत सिंपल चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है, किसी लोग को बहुत सजावटी चीज़ भी नहीं अच्छी लगती है। तो सुंदरता क्या है, जो हमारी आंखों में बसती है, ठीक है। मेन चीज़ आप पकड़ लीजिए। देखिए आगे क्या लिखा है, एक डिजाइन जो एक व्यक्ति को बहुत ही सुंदर लगती है, वही डिजाइन दूसरे व्यक्ति को बहुत खराब या तीसरे व्यक्ति को ठीक ठाक। अतः सुंदरता देखने वालों की आंखों में बसती है। यह व्यक्ति की रुचि, संस्कृति, पसंद, शिक्षा आदि बातों पर निर्भर करता है। एक ग्रामीण स्त्री को जिस डिजाइन की साड़ी बहुत अच्छी लगती है, वही साड़ी शहरी महिला को बहुत ही खराब। परंतु कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिसे लोग सुंदर कहते ही हैं। आखिर क्या कारण है इनकी सुंदरता का? वे डिजाइन जो कला के तत्वों एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाते, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वे डिजाइन जो कला के तत्वों 7 सिद्धांत 5 को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, वे निश्चित रूप से सभी को सुंदर लगते हैं, ठीक है। रेखा, आकार, नमूना, बनावट, रंग, खाली स्थान, प्रकाश और सिद्धांत क्या है, तो आप बोलेंगे प्रपोर्शन, बैलेंस, रिदम, एम्फेसिस एंड हार्मनी। इन 7 और 5 के सिद्धांत से जो डिजाइन बनाई जाती है प्रयोग करके क्या होती है, वो सुंदर लगती है, सभी का मन मोहते हैं। तो आइए जानने की एक अच्छे डिजाइन की क्या पहचान है। एक अच्छे डिजाइन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। डिजाइन शादी व सरल होनी चाहिए, डिजाइन उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, डिजाइन उपयोगी होनी चाहिए और डिजाइन सुंदर होनी चाहिए। डिजाइन आंखों को गति प्रदान करने वाली होनी चाहिए, मतलब मैं यहाँ स्टार्टिंग मतलब प्रारंभ से अंत तक देखने के लिए हम मजबूर हो जाए। इसमें सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत प्रयोग हो रहा, तो आप कहेंगे मैम लय का प्रयोग किया जा रहा है। लय में क्या होता है, बहाव होता है, गतियाँ होती हैं, जिसमें क्या होता है हमारी आंखों का बहाव होता है। लय में वही होता है, हमारी आंखें देखने के लिए हर चीज़ों पे मजबूर हो जाती हैं। डिजाइन आरामदायक होनी चाहिए, डिजाइन में मौलिकता होनी चाहिए, डिजाइन में रंगों का उचित मेल होना चाहिए। यहाँ रंग का प्रयोग किया गया है, प्रकाश के तत्वों का है, ठीक है। अब आता है ये चीज़, मैं इस चीज़ को क्या करूँगी शॉर्ट्स में डालूंगी, आप देख लेना। एक अच्छे डिजाइन की पहचान मात्र एक नज़र में, देखिए आप सब चीज़ें तो आपको समझ में आ रहा होगा। सारांश देख लीजिए। सारांश में यह कहा जा सकता है कि एक अच्छा नमूना वही कहलाएगा जो साधारण, सुंदर, उद्देश्यपूर्ण, उपयोगी, आरामदायक एवं टिकाऊ होने के साथ ही मौलिक होना चाहिए। इसके प्रयोग से वस्तु के आकर्षण एवं सुंदरता में वृद्धि के साथ ही उपयोगिता एवं प्रभाव उत्पादकता में वृद्धि होती, मतलब उसका उपयोग तो बढ़ेगा ही, उसके क्या प्रभाव, उसका इफेक्ट भी अच्छा पड़ेगा। जब साधारण होगी, सुंदर होगी और उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारी उपयोगिता के अकॉर्डिंग बनाई गई हो, कि आराम है कि टिकाऊ है, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मौलिकता को पीछे न छोड़ते हुए जो डिजाइन बनाई जाती है वो क्या कर लगती है, आकर्षण लगती है, सुंदर लगती है, हमारे ऊपर उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है और उपयोगी तो रहना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे आज चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। आप लोगों को मैं आशा करती हूँ समझ में आया होगा। जिसको अगर नहीं समझ में आएगा बता दीजिएगा, कल मैं एक बार और इसको रिपीट कर दूँगा। वैसे इसमें कुछ नहीं है, समझ में आ ही गया होगा। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।